गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मई महीने का जो टॉप 100 क्वेश्चन है और उसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, इसलिए सब्र बनाए रखिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस माह का कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है। कब? तो 22 मई को। और इसका थीम क्या था इसका? अब प्रत्येक बार जो भी कोई फंक्शन होता है तो प्रत्येक वर्ष उसका कोई ना कोई थीम रहता है। तो इसका थीम क्या था? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। चलिए अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि यह जैव विविधता दिवस यह किसके द्वारा मनाया जाता है और इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। जैव विविधता मतलब क्या? सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि किसी क्षेत्र में कोई प्रजाति है, वनस्पति है, जैव जाति, फ्लोरा एंड फौना है, उसकी विभिन्नता कितना है। तो पूरे दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाले देश कौन है? तो देखिए, सबसे अधिक रूस, दूसरे नंबर चीन, चौथे में तीसरे में ऑस्ट्रेलिया और चौथा नंबर पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश कौन है? भारत। और भारत से कम जैव विविधता कहाँ है? तो अमेरिका में है। आगे बढ़ते, दूसरा क्वेश्चन है जयंती दिवस। याद कीजिए, नाम ही जयंती दिवस से चर्चा में रहे राजा राम मोहन राय के द्वारा किस हिंदू धर्म को सरल बनाने एवं सामाजिक सुधार हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय, इनको क्या कहा गया है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। भारतीय जो पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाने यह इंग्लैंड गए थे और वहीं पर प्रिस्टिले में इनकी कब्रगाह है, यानी वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बहुत सारे कॉलेज, संस्था, पत्रिकाएं आदि की का संचालन किया था, यानी कि आरंभ किया था। तो सबसे प्रसिद्ध क्या है? तो ब्रह्म समाज से प्रसिद्ध है। उसमें क्या इन्होंने बताया था? हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उस पर इन्होंने प्रहार किया और एकेश्वरवाद पर बल दिया था। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में। समाज कुमोदी एक बंगाली पत्रिका थी जिसका प्रकाशन कौन करते थे? तो किन्होंने शुरू किया था? तो वही राजा राम मोहन राय। इनके बारे में इतिहास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और पढ़े भी हैं। अब हमारे वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जब हिस्ट्री सेगमेंट में जाइएगा तो वहाँ पर इनके बारे में भी कुछ मिल जाएगा। तीसरा, भारत और विदेश में ऑफशोर विंड और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किन दो महारत्न कंपनियों ने आपस में समझौता किया है? ऑफशोर विंड मतलब क्या? यह समुद्र तट है। तो समुद्र तट की बात हो रही है। यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चला करती हैं। तो यहाँ पर अगर विंड टरबाइन लगा दिया जाए तो क्या होगा? हवा लगातार रहेगा, तो जिसे नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में क्या, तो विंड एनर्जी का अधिक से अधिक लाभ होगा। और यह तथा अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में केवल विंड ही नहीं आएगा, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, बहुत तरह के हो सकते हैं। तो दो कंपनियों ने, वो कौन कौन? तो दो महारत्न कंपनियों ने आपस में समझौता किया। कौन कौन? तो एनटीपीसी और ओएनजीसी। तो ओएनजीसी क्या है? यह तेल का खोज करती है। और एनटीपीसी क्या है? तो यह थर्मल, पूरे भारत का जो सबसे अधिक थर्मल विद्युत उत्पादन करती है केंद्र सरकार की इकाई है वो एनटीपीसी है। अब बात यहाँ आई है कि महारत्न कंपनी, तो देश में महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनियों का कॉन्सेप्ट है। तो जान लेते हैं कि महारत्न कंपनी अभी कितने हैं। बस अभी इतना ही जानेंगे। यहाँ देखिए, लिस्ट दिया हुआ है महारत्न कंपनी का। कौन कौन है? तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पहला। दूसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। चौथा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल सेल, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी पावर ग्रिड। तो कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6
7 8 9, सॉरी फिर से शुरू करते हैं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं। क्लियर है। और इनके कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न और 74 मिनी रत्न कंपनी है। क्लियर है देश में। और जो महारत्न कंपनी है इनको फैसिलिटी मिलेगा, इनको कुछ ऑटोनोमस मिल जाएगा। ये 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश है, ये अपने मन से कर सकती हैं। क्लियर। चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अपने निर्माण कार्य की समीक्षा से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, ये क्या है? तो यह पूर्वी भारत से पश्चिम भारत, यानी कि पूर्वी भारत में कौन हो गया, बंगाल तट या उड़ीसा तट से लेकर और पश्चिम भारत तक गैस पाइपलाइन कॉरिडोर है। यानी कि यह जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल तक पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिसके तहत क्या होगा, तो गैसों की आपूर्ति होगी। और हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, 7 सेवाएं उपलब्ध कराने से चर्चा में रही। कौन? तो उमंग। उमंग क्या है? यह एक ऐप है, जिस ऐप पर आप विजिट कीजिएगा तो एक ही ऐप को इंस्टॉल करने पर आपको बहुत तरह की योजनाएं आप एक ही जगह पर प्राप्त करने के लायक हो जाइएगा, एक्सेस कर सकते हैं। उसमें 7 और सेवाओं को जोड़ दिया गया है। तो क्या नाम है? यह उमंग था। और यह क्या है? तो यह एक ऐप है जो ई गवर्नेंस हेतु सरकारी सेवाओं का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। कौन? तो उमंग ऐप है। और इसको सबसे अच्छे ऐप का अवार्ड भी मिला था। कहाँ मिला था? तो दोहा में। दोहा में ही मिला था। आगे बढ़ते हैं। छठा, भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में चर्चा में रहे मीठी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है। और सरकार का क्या लक्ष्य है कि भारतीय किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए। तो उसका टाइम कब दिया गया है? तो 2022 तक। और यह किसकी सिफारिश पर? तो दलवाई कमेटी के सिफारिश पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किन संस्थानों ने लुप्त प्राय प्रजातियों की अवैध तस्करी पर वैश्विक अभियान सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते हैं? याद कीजिए, जो लुप्त प्राय प्रजातियों की जो अवैध तस्करी होती है उस पर एक वैश्विक अभियान छिड़ा है। क्या नाम था उसका? कि सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते, लोग तो जबरदस्ती ले जाते हैं। की शुरुआत की है तो कौन किया है? तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो एवं UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, यानी कि यह भारत की है संस्था। क्लियर है। और यह UNEP यूनाइटेड नेशन की संस्था हुई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 15,000 करोड़ रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट से चर्चा में रहे भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? निर्यात आयात, निर्यात यानी एक्सपोर्ट, आयात यानी इंपोर्ट। तो क्या नाम है इसका? एक्जिम बैंक है। यह भारत का आयात निर्यात बैंक है। यह जो भारत से सामान कोई कंपनियां विदेश से निर्यात करती हैं तो उनको, या जो आयात करती हैं या विदेश में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर फंड की, पैसों की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करती है। नाम क्या है? एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे फिक्की के महिला संगठन में FLO की राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है? तो फिक्की के महिला संगठन में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसमें महिला अध्यक्ष कौन है? महिला कार्यकारिणी में तो जहानवी फूकन। ये कहाँ की है? असम की है। तो FAO नहीं, फिक्की। क्या नाम है? फिक्की के महिला संगठन जो उसका अध्यक्ष है कौन है भी? तो जहानवी फूकन। कहाँ की है? तो असम की। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई नॉर्थ ईस्ट का होता है तो अपने आप में ही चर्चा का विषय हो जाता है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस देश ने मुक्त आकाश संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? कौन करेगा ऐसा काम? तो अमेरिका। अमेरिका आजकल बहुत कुछ से छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो अमेरिका को पुनः ग्रेट बनाना है। ओबामा के समय में जो ग्रेट अमेरिका था वह शक्ति में पिछड़ गया था। तो ट्रम्प महोदय क्यों आए कि अगेन अमेरिका, यानी अमेरिका को फिर से हम टॉप पर पहुंचाएंगे। इसके लिए क्या हुआ कि अमेरिका अब लिबरल अमेरिका नहीं रहेगा। अमेरिका पहले अपने लोगों के हित देखेगा। इसलिए अमेरिका अब बहुत सारे जो समझौते हैं उनसे वापस हटा। जैसे कि अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट समझौता, यूनेस्को आदि से अमेरिका ने क्या किया? तो अपने हाथ वापस ले लिए।
सदस्यता छोड़ दी। UNHRC से भी अमेरिका वापस हट चुका है, अमेरिका और इजराइल। और उसी के बाद में ही एक मुक्त आकाश संधि था, जिसमें क्या था कि कोई भी देश हो वह दूसरे देश में जाकर गैर मतलब सिविल जहाज के जरिए वहाँ के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि उसको शक हो जाए कि यह देश अपने सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है, तो कोई दूसरा देश जाकर वहाँ पर उसको देख सकता था। लेकिन अब अमेरिका ने कहा कि ना भाई, ये गलत बात है, क्योंकि रूस हम हमारा जासूसी कर रहा है और रूस तो खुद ही हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। इसलिए अब किसी को अपने यहाँ वो नहीं भटकने देगा। कौन? तो अमेरिका। 11 नंबर, मोनसेंटा कंपनी। याद कीजिए, मोनसेंटा, सिंजेंटा, सब क्या है? तो दुनिया में जो हाइब्रिड बीज है आज जो कृषि लोग खरीदते हैं, गरीब किसान और महंगा बीज खरीदते हैं, तो जो ये तो कंपनियां हैं मोनसेंटो और सिंजेंटा, इन लोगों का जो जीडीपी है बहुत सारे देशों के कुल मिलाकर जीडीपी से भी बहुत बड़ा जीडीपी है। तो कंपनी के अनुचित व्यापार की जांच से चर्चा में रहे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? इसका गठन 2003 में किया गया था। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होगा। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में हम लोग नीचे डिटेल से देखेंगे, यानी भारतीय कंपनी आयोग की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे वर्ष 21-22 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाम है भारत के यहाँ जिम्मे आया है, और नाम ये तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी WHO का अध्यक्ष कौन है, जो मुख्य कार्यकारी निदेशक? तो इथोपिया के हैं। पहले तो मलेरिया के लिए बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, और अब वहाँ के जो WHO के मुख्य निदेशक हो गए हैं। नाम उनका क्या है? तो टेड्रोस एधेनोम, यही ना नाम है उनका। और जो वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हर्षवर्धन सब कुछ हो गए, नहीं। उसका जो कार्यकारी मेंबर होता है उसमें मात्र 34 सदस्य हैं, तो उसका जो अध्यक्ष भारत बना है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, रूस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के प्रारंभ से चर्चा में रहे गगनयान क्या है? तो गगनयान अभी तक जो पूरे दुनिया में कितने देश? तो अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 ही देश है जिन्होंने अपने नागरिकों को अंतरिक्ष की सैर कराई, मतलब कि अपने बलबूते पर अंतरिक्ष में भेज पाए हैं। तो चौथा देश बनने के क्रम में कौन है? तो भारत है। तो भारत भी चाहता है कि हम अपने नागरिक को, किसी सक्षम पायलट को अंतरिक्ष की सैर कराएं, तो इसीलिए गगनयान मिशन बनाया गया है और यह प्रस्तावित है भारत के द्वारा। और एक 2022 में इसमें क्या किया जाएगा कि किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और वो 7 दिनों तक वहाँ रहेंगे और उसके बाद पुनः वह धरती पर वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि 2022 में एक ही मिशन तैयार कर लिया जाए और वो अंतरिक्ष में जाकर चलाएगा, नहीं। उसके लिए 3 मिशन, उससे पहले एक डमी मिशन भेजा जाएगा, व्योमित्रा। वो क्या है? वो ह्यूमनाइड, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है, यानी कि उस रोबोट के पास उसका दिमाग है, सर है, उसके दोनों हाथ है लेकिन पैर नहीं है। तो पहले इसको 2 बार भेजा जाएगा और तीसरे बार में मानव युक्त मिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 3D न्यूज एंकर लॉन्च किया गया है? तो 3D न्यूज एंकर हो या इससे पहले वर्चुअल न्यूज एंकर था, ये सब का सब कहाँ? तो चीन से। और चीन की सरकारी एजेंसी का नाम तो सिन्हुआ है। सरकारी न्यूज एजेंसी का नाम क्या? सिन्हुआ, याद कीजिए। 15 नंबर, 2.9 करोड़ भारतीयों की जानकारी लीक होने से चर्चा में रहे डार्क वेब क्या है? तो यह एक क्या है? यह सर्च है इंजन। लेकिन यह सर्च मतलब क्या होगा? जैसे हम लोग कोई गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, मान लेते हैं कि यह सी लेवल है, कल्पना कीजिए। तो सी लेवल में जो हिमखंड होते हैं, शैलखंड, या जिसको क्या कहते हैं हम लोग आइस वर्ग, वह मात्र उस पर तो 10% ही दिखाता है, लेकिन उसके नीचे तो बहुत विशाल पहाड़ होता है, तैरते आता है। और अगर कोई जहाज यहाँ पर आए, इसको छोटा समझ ले, जहाज को मैं तो इतना बड़ा हूँ और ये तो छोटा है, इसको टक्कर मार देगा तो क्या होगा? ये थोड़ी टूटेगा, जहाज टूट जाएगी। वही वाली बात है। जब हम लोग किसी सर्च इंजन से सर्च करते हैं तो जो हम लोग देखते हैं वो मात्र 10% ही देख पाते हैं, लेकिन उससे बाकी जो बच गया वो डार्क वेब रहता है। तो सामान्य सर्च इंजन या ब्राउजिंग से परे इंटरनेट का हिस्सा होता है। विशेष सॉफ्टवेयर या ब्राउजर से ही कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, और इसका इस्तेमाल प्रायः गलत कामों में, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी, बहुत सारा कामों के लिए, ब्लैकमेलिंग आदि के लिए किया जाता है। किसका? तो डार्क वेब का इस्तेमाल होता है। 16, हाल ही में भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार की अनुशंसा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश भूषण। यह दवा अभी बहुत चर्चा में है, क्योंकि भारत के क्लोरोक्विन
दवा जो अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप ने मांग कर इसको बहुत चर्चित बना दिया। क्यों? क्योंकि यह कोविड-19 में लाभप्रद है और यह दवा मूलतः क्या था? तो यह मलेरिया की दवा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, दस्तकारों शिल्पकारों के सशक्तिकरण हेतु हुनर हाट को पुनः किस थीम के साथ आरंभ किया गया है? तो हुनर हाट पहले से भी यह योजना थी सरकार की, लेकिन अब ठंडे बस्ते में पड़ गया था। लेकिन जब आत्मनिर्भर भारत है जो मोदी साहब ने घोषणा किया, तो आत्मनिर्भर भारत के बाद क्या हुआ? हुनर हाट को पुनः इसको रिजुविनेशन किया गया, यानी कि पुनः फिर से एक्टिव किया गया है। तो अब क्या इस बार थीम रखा गया है इसको लोकल से ग्लोबल, इसका थीम है। 18 नंबर क्वेश्चन, अम्फान चक्रवात से में राहत कार्य से चर्चा में रहे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीए में के स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में। और किस एक्ट के द्वारा? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा। क्लियर है? एनडीआरएफ की बात हो रही है। आगे देखिए 19 नंबर, मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के द्वारा आभार प्रकट करने से चर्चा में रहे सागर नीति का उद्देश्य क्या है और यह कब शुरू हुई थी? तो सागर नीति क्या है कि जो भारत है इंडियन ओशियन के बीच में है और पूरा ये इंडियन ओशियन, इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर भी कुछ टापू हैं और इसमें बीच बीच छोटे छोटे बहुत सारे टापू हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत का क्या नीति है कि सागर नीति में जो अफ्रीका के जो और ये छोटे मोटे जो गरीब टापू हैं इन सबको भारत सरकार सहायता प्रदान करना चाहती है, जैसे कि श्रीलंका, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, बहुत सारे ऐसे जो इंडियन ओशियन से सटे हुए देश है उसमें, इसमें पाकिस्तान नहीं याद कीजिएगा इतना। तो इस नीति यहाँ देखिए, तो इसका उद्देश्य क्या था कि हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करना। और इसकी शुरुआत कब हुई भारत सरकार के द्वारा? तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तभी तो भारत क्या कर चाहता है? भारत चाहता है कि इंडियन ओशियन में कोई भी घटना हो तो सबसे पहले उसका समाधान के लिए भारत उपलब्ध हो, भारत पहुंचे। तभी तो मेडागास्कर में जो वनीला नामक तूफान आया था वहां पर सबसे पहले राहत सामग्री और खाद्य सामग्री लेकर कौन गया था? तो ऑपरेशन वनीला के तहत कौन? तो भारत सरकार लेकर गई थी। और तूफान का क्या नाम था? वनीला नहीं, इडाई नाम से शायद, देखिए डायना। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत के किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम। यानी अब खेल भी उद्योग हो जाएंगे, मतलब खिलाड़ी भी तैयार किए जाएंगे, खिला कर उसमें पैसा निवेश किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा और वो जब खेलेंगे तो उसमें खिलाड़ी भी लाभार्थी हैं। कोई गरीब खिलाड़ी है उसको पैसा नहीं मिलता है तो उसको प्रायोजक भी मिल जाएगा और आधारभूत सुविधा का भी विकास होगा, अतः हर स्तर पर और रोजगार भी उपलब्ध हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्या है? किस देश ने भारत समेत 14 देशों की सूची वाले खास चिंता वाले देशों यानी सीपीसी के लिए USIRF, यहाँ देखिए USIRF की सिफारिश को लागू करने का आग्रह किया है? तो इस तरह के चिंता वाले शब्द कहाँ से आते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से ही आते हैं। तो कौन होगा? अमेरिका। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या नाम है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। और यह क्या काम करती है? तो यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर कार्य करती है और पर्यावरण संबंधी निर्णय सुनाती है इसका बस। तो यहाँ देखिए एनजीटी द्वारा जलीय क्षेत्रों में कम प्रदूषण के अध्ययन के निर्देश से चर्चा में रहे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात हो रही है तो 1974 में, और एनजीटी की स्थापना 2010 में। और ये अध्यक्ष कौन है? कमेंट कीजिएगा। 23 नंबर, अपने स्थापना दिवस से चर्चा में रहे मुहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल यानी अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। कब? तो 1875 की बात हो रही है, जहां 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है दयानंद सरस्वती के द्वारा। बहुत सारे संस्थान खुल चुके थे। अब मुसलमानों को भी लगा कि वे पिछड़ गए हैं, तो और ये अंग्रेज भी सोचते थे कि अब हिंदुओं को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? फूट डालो राज करो नीति थी। तो उन्होंने मुसलमानों के उत्थान के लिए, और उसमें भी कोई शुभचिंतक, तो कौन शुभचिंतक थे? तो सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमान भी अंग्रेजों से दूर न जाए, वे मिलकर रहें, वे उनकी भाषा सीखें, अंग्रेजी सीखें, तब ना वो अंग्रेजों के साथ मिलकर रहेंगे और काम कर सकेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाया? खोला, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
आगे देखिए 24 नंबर, महाराष्ट्र की कतकारी जनजाति, याद कीजिए महाराष्ट्र में बहुत सारी जनजाति जैसे कि बर्ली ट्राइब महाराष्ट्र की है, उसी तरह कतकारी जनजाति के सशक्तिकरण से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री वन धन योजना मतलब क्या, नाम ही है वन, यानी जंगल के जो स्व उत्पाद होते हैं वह वहाँ के ट्राइब बेचेंगे तो क्या होगा, या उसका प्रोसेसिंग करेंगे तो उनको कुछ पैसा प्राप्ति होगी। तो देखिए गौण वन उत्पादों के मूल्यवर्धन से जनजाति लोगों का सशक्तिकरण। भारत में भी पीबीटी जो जनजातियां हैं वो कितनी हैं बताइएगा, और सबसे अधिक ट्राइब की संख्या भारत के किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 25, चर्चा में रहे गिलोय अर्थात गुरुची का उपयोग किन रोगों में होता है। जब से कोविड-19 बीमारी आया है या कोरोना-19 बीमारी, तब से क्या हुआ, इसका तो कोई इलाज न है, न कोई वैक्सीन है, तो सरकार और डॉक्टर भी लोग कहते हैं कि भाई अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, ताकि वो बीमारी आए, वायरस आए और उसका असर हमारे शरीर पर न हो। तो जो गिलोय इसको भी क्या, इसको या फिर इम्यूनिटी वर्धक जो खाद्य पदार्थ नहीं कहेंगे इसको, यह एक जड़ी बूटी है। तो यह पहले उपयोग किन रोगों में, पहले भी इसका इलाज होता था, उपयोग होता था, जैसे कि मधुमेह और बुखार में वायरल बुखार, मलेरिया आदि में यह लाभप्रद है। अब इसको भी बाबा रामदेव कहते हैं इसको भी सुबह सुबह पानी में गर्म करके पी जाइए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ईरान को निर्यात से चर्चा में रहे मेलाथियन टेक्निकल, याद कीजिए मेलाथियन टेक्निकल रसायन का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ईरान को क्यों निर्यात किया गया, क्योंकि जो टिड्डे हैं बहुत त्राहिमाम मचाए हुए हैं, एक तरफ कोरोना और एक तरफ टिड्डे चले कहाँ से, तो अफ्रीका में कीनिया से इनकी शुरुआत होती है, और कीनिया होती है, उसके बाद में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देश कौन कौन, तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, वहाँ से होते हुए अरब प्रायद्वीप आए लाल सागर को पार करके, और उसके बाद में टिड्डी पूरे ईरान में छा गए, ईरान के बाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के राजस्थान होते हुए अब उत्तर प्रदेश को भी पार करने वाले हैं। और टिड्डी है कि इनका कोई रोकथाम, कोई इलाज नहीं है अभी, और चलते हैं तो करोड़ों के झुंड में, और जहाँ चलेंगे वहाँ अकाल ही लाते हैं। तो भारत सरकार ने निर्यात किया था, क्या नाम था, मेलाथियन टेक्निकल, कहाँ, तो ईरान को। क्यों, क्योंकि ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है कौन, तो अमेरिका। और ईरान से जो व्यापार किया जाएगा तो डॉलर में तो होगा नहीं, तो भारत सरकार ने कौन सा बैंक है, तो यूको बैंक, याद कीजिएगा, वही ईरान से जो व्यापार होता है उसमें ट्रांजेक्शन करता है। तो इस रसायन का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि यह टिड्डी, डेंगू और चिकनगुनिया नियंत्रण में इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है। 27 नंबर क्वेश्चन, क्वाड्री साइकिल L7 के उत्सर्जन मानकों से चर्चा में रहे BS मानक का निर्धारण एवं प्रवर्तन क्रमशः किन संस्थानों के द्वारा कराया जाता है। BS मानक तो BS6 आने वाले थे, क्योंकि प्रदूषण तो बहुत बढ़ गई थी, लेकिन जब से कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ तो प्रदूषण तो सदियों पीछे चला गया। जो पर्यावरण मंत्रालय एवं केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के द्वारा यह चर्चा में था, क्या नाम था इसका, तो क्वाड्री साइकिल L7 के उत्सर्जन मानक से चर्चा में रहा था। क्लियर है। 28 नंबर क्वेश्चन, घरेलू पूंजी बाजारों में निवेश बढ़ाने से चर्चा में रहे पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स किसे जारी किए जाते हैं। तो पार्टिसिपेटरी नोट क्या है कि भारत सरकार को, अभी तो व्यापार बंद हो गया तो भारत सरकार को पैसा चाहिए। पहले बीच में तो भारत में FDI बढ़ गया था, तो यहाँ की सरकार समझ रही थी अरे अब तो हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत हो गया, अब तो पैसा आएगा। लेकिन अब कोरोना के चक्कर में क्या हुआ है, शेयर बाजार सारे विदेशी निवेश पैसा लेकर भाग रहे हैं। तो सरकार ने किया, चलो अब पी नोट्स में हम फिर छूट देंगे, यानी ऐसे निवेशक जो बिना पंजीकृत हुए भारतीय बाजार में निवेश करना चाहते हैं, यानी कि कोई अमेरिका में बैठा है, उसको मन है कि हम पैसा निवेश करें कहाँ, इंडिया में, तो वह वहीं पर किसी एजेंसी को दे देगा पैसा कि भाई तू मेरा पैसा इंडिया को में जाकर निवेश कर देना वाली बात है। और ये सब और ऑनलाइन काम होगा, वर्चुअल काम होगा। क्लियर है। 29 नंबर, न्यूनतम मूल्य या फ्लोर प्राइस की मांग से चर्चा में रहे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की बात हो रही है, तो यह क्या हो रहा है, तो अब यह न्यूनतम मूल्य यानी कि फ्लोर प्राइस की मांग हो रही है, क्योंकि अभी तक जो जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पर कोई एक रूपता नहीं है कि मिनिमम इतना से काम चल जाएगा, वैसी वाली बात अभी तक नहीं है, उसी की बात है। देखिए 30 नंबर, हाल ही में हांगकांग में किस देश और किस कानून के विरुद्ध उग्र विरोध हुआ है। तो हांगकांग क्या है, तो चीन का एक अधिशासी प्रदेश है। कितने दिनों के लिए, तो 50 सालों में।
1997 में से पहले चीन हांगकांग क्या था तो इंग्लैंड के अंदर था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। लेकिन एक समझौते के तहत 50 सालों के लिए इंग्लैंड ने हांगकांग को किसको तो चीन को दे दिया। अब चीन पहले क्या किया कि 1 स्टेट और 2 सिस्टम पॉलिसी के तहत चीन ने हांगकांग पर शासन किया, यानी कि चीन में कम्युनिज्म, लेकिन हांगकांग में कम्युनिज्म नहीं, वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, वहाँ पर खुलापन था, वहाँ की मीडिया स्वतंत्र थी। लेकिन दोनों देशों के बीच में पहले प्रत्यर्पण संधि नहीं था, यानी कोई अगर चीन का तर्क था कि कोई गलत क्राइम करते हैं नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह, और वो हांगकांग भाग जाते हैं तो वहाँ पर खुले छूटते हैं। लेकिन हांगकांग वाले बोलते हैं कि नहीं भाई, हम तो बोलेंगे भी तो तुम पकड़ कर ले जाओगे। तो चीनी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया है, जिसमें क्या है कि चीन ने अब हांगकांग की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया, जिससे चीन और हांगकांग के बीच मामला बहुत गर्म हो चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड में शुमार सियाचिन ग्लेशियर पर भारत में किस अभियान के तहत अपना नियंत्रण स्थापित किया गया था तो ऑपरेशन मेघदूत के तहत। कब? 1984 में, याद कीजिए। 32 नंबर, भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में चर्चा में है पैगोंग झील और गलवान घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है तो यह लद्दाख में है। अभी यह मामला बहुत गर्म है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा कि भारत और चीन के बीच मामला कुछ ठीक नहीं है, हम उसको मध्यस्थता करेंगे, लेकिन दोनों ने कहा ना भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और भाई भाई का मतलब तो समझ ही गए होंगे, यह नारा 1962 से पहले आया था और क्या हुआ, युद्ध हो गया। और फिर इस समय भी पूरे जो भारत और चीन के बॉर्डर पर मामला यही है, दोनों तरफ से तोपे, टैंक, हवाई जहाज, आर्टिलरी गन्स, सब सैनिकों की भारी संख्या में तैनाती हो रही है और धक्का मुक्की तो आम बात है, यानी कि कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। और मैटर क्या होता है कि भारत कहता है कि भारत LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ देखिए यही ना जम्मू कश्मीर का मैप है, मान लेते हैं कि यह ऑक्साइड चाइना है और यह POK है, पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है उसको कहते हैं POK, और LAC यानी कि चीन कब्जा किया हुआ है, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि 1962 के बाद चीन और भारत के बीच जो सीमा है उसको LAC माना जाता है। POK यानी 1947 के बाद पाकिस्तान जो कब्जा कर लिया वह POK है। उसका थोड़ा सा नीचे आज़ाद कश्मीर भी है, वो भी पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। और थोड़ा सा एक ज़मीन था यहाँ पर जिसको क्या हुआ कि पाकिस्तान ने चीन को, जब भारत को चीन ने जब भारत को 1962 में हरा दिया तो पाकिस्तान इनको गिफ्ट में दे दिया, ले लो भाई 5000 किलोमीटर का इलाका। 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार एवं डाक विभाग के द्वारा आपूर्ति से चर्चा में रहे GI टैग प्राप्त शाही लीची, तो शाही लीची का संबंध कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से है। जर्दालू आम का संबंध कहाँ से है? तो बिहार के भागलपुर से है। इन लोगों को GI टैग प्राप्त हुआ है। और यह क्या हो रहा है तो डाक विभाग को आप कॉल कीजिएगा तो आपको के घर ये पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ फल पहुँच जाएंगे। और मुजफ्फरपुर इससे पहले भी चर्चा में था क्या, तो वहाँ पर चमकी बुखार यानी जापानी इन्फ्लुएंजा, यही नाम है उसका, से बहुत सारे बच्चे मर रहे थे, मर तो रहे थे बच्चे कुपोषण, गंदगी के कारण और गर्मी के कारण। लेकिन जब लांसेट जर्नल आदि को कुछ सूझा नहीं तो इन लोगों ने क्या कर दिया, लीची को ही बलि का बकरा बना दिया, कह दिया कि लीची से ही चलो यह बीमारी होता है, लेकिन अब तक यह प्रमाणित नहीं है। हम लोग जितना लीची खा चुके हैं उतना शायद ही कोई खाया हो। 34 नंबर, हाल ही में भारतीय सीमा पर तैनाती के संदर्भ में चर्चा में रहे AR-500C क्या है? यह चीन का एक मानव रहित हेलीकॉप्टर है। अब बताइए, एक सीमा रेखा, एक तरफ जहां भारत के सीमा पर इंडियन आर्मी खड़ी है, दूसरी तरफ चीन ने क्या खिलौना खड़ा कर दिया। अब युद्ध होगा तो युद्ध तो असंभावी है, क्योंकि चीन को तो कोई रिस्क ही नहीं है। या तो आप उसका बात मानिए, अपना सीमा छोड़ दीजिए, नहीं तो लड़िए कैसे? तो उसका मशीन है, आपके पास ह्यूमन है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। 35 नंबर, हाल ही में न्यायाधीश AK सिकरी के द्वारा किस कागज रहित वैकल्पिक विवाद समाधान ADR केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो नाम है इसका भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC, भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो AK सिकरी महोदय के द्वारा। ये बहुत चर्चा में थे कुछ दिन पहले, याद कीजिएगा क्यों चर्चा में थे। 36 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बच्चों में सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन से निपटने हेतु किस इंडस्ट्री ग्रुप की स्थापना की गई थी? तो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मेल न्यूट्रिशन एंड सीमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या होगा? कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, यानी कि भारत में कुपोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। लगभग 1/3 से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, तो उसको दूर किया करने का इसमें उपाय किया जाएगा।
यहाँ देखिए, जब चीन से विवाद हो रहा था तो बीच में नेपाल भी कूद गया। सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहे कालापानी ट्राई जंक्शन किन देशों के बीच स्थित है? तो यह भारत, नेपाल और चीन के बीच स्थित है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, जिसको भारत मानता है, चीन नहीं मानता है, या चीन और बर्मा के बीच जो सीमा रेखा है, जिसको दोनों देश मानते हैं, और दोनों जो सीमा रेखा है वो एक ही है। तो नाम बताइए कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा है। इसी तरह हम भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, सबके सब अंग्रेजों के समय है। तो यह 1916 की बात है। क्या नाम था उसको? सुगौली की संधि। अब उसी को दुहाई देकर नेपाल कह रहा है कि भाई लिपुलेख, काला पानी, सुस्ता का आदि क्षेत्र, ये सब क्या है? तो नेपाल का है। भारत ने इस पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। आगे देखिए 38 नंबर, जैव विविधता वाले क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं पर आपत्ति जताने से चर्चा में रहे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जयराम रमेश नरेश नाम है इनका। 39, 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता एवं ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किस महान खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता। अब तक तो एक बार ही ओलंपिक में कोई सिंगल व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता था भारत की तरफ से। कौन? तो अभिनव बिंद्रा। यह कौन है? तो इन्हें 3 बार जीत चुके हैं भाई। तो नाम क्या इनका? बलबीर सिंह सीनियर। सीनियर क्यों? क्योंकि बलबीर सिंह बाद में बहुत सारे खिलाड़ी हो गए। और यह किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से। हॉकी में भारत अब तक 8 बार गोल्ड मेडल जीता था, अभी नहीं। 1984 के बाद कोई मेडल नहीं आया है। 40, संयुक्त राष्ट्र में वर्चुअल मीटिंग से चर्चा में रही इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेद्दा यानी सऊदी अरब में है। इसमें कुल देश 57 है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद सबसे बड़ा संस्था है। क्या नाम है इसका? तो इस्लामिक सहयोग संगठन। बार बार कोशिश किया गया कि भारत को भी इसका सदस्य बना दिया जाए, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, याद कीजिएगा। और इनका काम क्या है? तो यह कोर इस्लामिक काम करते हैं, यानी कि इस्लाम को कैसे बढ़ाए। सारे इस्लामिक कंट्री ही है और इन लोगों का यह संगठन है। इससे पहले इन्होंने सुषमा स्वराज को बुलाया था, लेकिन बुलाकर कुछ खास हुआ नहीं। खाना पीना खिलाया होगा और बदले में कुछ अच्छा ही लोग बोले नहीं। आगे बढ़ते हैं। 41, हाल ही में सीमा विवाद के संदर्भ में 18 फिंगर्स किस क्षेत्र से संबंधित हैं? फिंगर्स मतलब क्या? सिंबल समझिएगा, उंगली। तो वहाँ पर जो चीन, भारत और चीन के बीच क्या है? तो पैगोंग लेक है जो विवाद में है, क्योंकि पहले तो पूरा पैगोंग लेक भारत में था, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया और यह अक्साई चाइना क्षेत्र है, इसी में पैगोंग लेक है। तो चीन कहता है कि भाई जो पैगोंग लेक है यह पूरा मेरा है। यह पैगोंग लेक लगभग 160 किलोमीटर लंबा है और यह दुनिया में सबसे अधिक सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी के झील है। और यह कैसा है? तो देखिए इस तरह का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से इन्हें उंगली निकला हुआ है। तो भारत सरकार का कहना है कि हमारा भाई 8वें नंबर जो फिंगर है वहाँ तक हमारा कब्जा है, यानी कि यहाँ से गिनना शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक भारत का कब्जा है। और भारत निर्माण कार्य कहाँ कर रहा है? तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर भारत का निर्माण कार्य है। लेकिन चीन का कहना नहीं, यह गलत है, यह चीन का क्षेत्र है। अब समझने वाली बात है, यह चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन का मतलब कहना है कि जो पूरा पैगोंग लेक है, कि जो भारत के हिसाब से क्या है कि 120 किलोमीटर चीन के पास है और 40 किलोमीटर भारत के पास है, लेकिन चीन का कहना है कि नहीं, सब मेरा है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, रबी फसलों के संदर्भ में चर्चा में रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। कुल कितने फसल आते हैं इसमें? 23, याद कीजिएगा, जिसमें 2 ऊपर से आता है। कौन कौन? तो गन्ना और नारियल का जो खोपड़ी होता है उसका कोई नाम होता है, याद नहीं है, 2 ऊपर से रहता है। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, एयरफोर्स की 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल किए गए तेजस क्या है? तो तेजस हाल ही में चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा स्क्वाड्रन बनाया गया है, पहले एक था अब दूसरा हो गया है। एवं इसका निर्माण किस संस्था ने किया है? तो दूसरा जो स्क्वाड्रन बना है उसका नाम क्या रखा इन्होंने? बुलेट। और यहाँ देखिए, यह 4थी पीढ़ी का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे हल्का विमान है, जिसका निर्माण कार्य हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है। भारत में सब पूछा जाए कि सबसे पहला भारत सरकार में किसी कंपनी द्वारा स्वदेशी पहला निर्मित लड़ाकू विमान कौन था? तो उसका नाम था मारुत। 44 नंबर, नेशनल गैलरी ऑफ के द्वारा वर्चुअल टूर के आयोजन से चर्चा में रहे
राकिंकर बैज, याद कीजिए राकिंकर बैज की ख्याति किस क्षेत्र में है? तो राकिंकर बैज की ख्याति मूर्तिकार थे, चित्रकार थे और ग्राफिक कलाकार थे। 45 नंबर आ गए यहाँ पर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है? तो इसके बाद रे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यह देश के आर्थिक विकास के मद्देनजर संसद द्वारा 13 जनवरी 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू किया गया था और 14 अक्टूबर 2003 से केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका कार्य और उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना। भाई हम माल प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। प्रैक्टिस करना है तो गुड प्रैक्टिस करो। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना। तभी तो जियो जो फ्री में पहले जो नेट के पर उपलब्ध किए हुए था कि भाई अब फ्री में 4 GB रोज उपलब्ध है, जो डेटा है हम आपको फ्री में देंगे। तो यही पर एयरटेल और बाकी जो कंपनियां थी वो गई थी इनके पास और उसके बाद हुआ कि नहीं आप जियो के या फ्री में नहीं दे सकते हो कोई सेवा, आपको पैसा लेना पड़ेगा। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना इसका लक्ष्य है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना भी तो इसका लक्ष्य है। भारतीय बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। प्रतिस्पर्धा को कम करने वाले समझौते, एकाधिकार, विलय और अधिग्रहण की जांच और विनियमन भी करता है। यह केंद्र सरकार या अन्य को प्रतिस्पर्धा के मुद्दे पर अपनी राय देना। आयोग के द्वारा स्वयं अपनी जानकारी अथवा ज्ञान के आधार पर जांच शुरू की जाती है, यानी यह क्वासी जुडिशियल है। इस आयोग को प्रतिस्पर्धा विरोधी और दुरुपयोग के मामलों में कुछ शक्तियां भी प्राप्त हैं। इस देखते हैं क्या क्या प्राप्त है। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते की जांच करके प्रभावित अंतरिम राहत प्रदान करेगा, कुछ मुआवजा भी दे सकता है। उद्यम के संबंध में सकल कारोबार का अधिकतम 10% यह जुर्माना के रूप में लगा सकता है। कार्टेल के संबंध में कार्टेल से प्राप्त लाभ की 3 गुना राशि अथवा उद्यम के सकल कारोबार का 10% यह जुर्माना लगाएगा। मुआवजा प्रदान करवाना, यानी कि मुआवजा अगर को जो विक्टिम है उसको जिन्होंने परेशान किया है उसके से मुआवजा लेकर मुआवजा दिलवा भी सकता है। यह आगे देखिए, समझौते में सुधार लाना भी इसका कार्य है। यदि कोई उद्यम प्रभावशाली स्थिति का लाभ उठा रहा है तो केंद्र सरकार को इसके विभाजन की संस्तुति करना है। क्लियर है? कंपटीशन आयोग के बारे में हम लोग पूरा जान गए, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अब आगे देख लेते हैं जीआई टैग। यह भी बहुत चर्चा में रहा है इस बार। तो क्या है? भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग चर्चा में रहता है। अब जानते हैं कि यह क्या है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है जो उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। किसी उत्पाद के जीआई टैग के लिए आवश्यक है कि उत्पाद का उत्पादन यानी प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ के लिए जीआई टैग लिया गया है। यानी कि दार्जिलिंग टी सबसे पहला भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद है। इसका मतलब यह नहीं है कोई दिल्ली में चाय बना दे और उस पर लिख दे कि यह दार्जिलिंग टी है, तो गलत होगा। दार्जिलिंग का जो चाय होगा उसी पर लिखा जाएगा दार्जिलिंग चाय। भारत में जीआई टैग को किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों को प्रदान किया जाता है। कई बार जीआई टैग को एक से अधिक राज्यों में पाई जाने वाली फसलों या उत्पादों को भी प्रदान किया जाता है। जैसे बासमती चावल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कोल्हापुरी चप्पल भी विवाद था। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। इसी तरह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला के लिए विवाद हो गया था और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ मुर्गे के लिए विवाद हुआ था। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में प्रदान किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण और चर्चा में रहे उत्पाद और उसके क्षेत्र देख लेते हैं। पहले महाबलेश्वर से क्या है, तो इसके लिए जो जीआई टैग मिला है इसको क्या, तो स्ट्रॉबेरी कहाँ का, तो महाबलेश्वर का। ये महाबलेश्वर कहाँ, तो तमिलनाडु, महाबलेश्वर यह कर्नाटक में है। जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी, यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री। और बनारस की साड़ी को जीआई टैग प्राप्त है, तो यूपी में है। और मोदी जी का चुनाव क्षेत्र तिरुपति आंध्र प्रदेश में, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, तो तिरुपति के लड्डू। मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा। कांगड़ा की पेंटिंग यानी हिमाचल प्रदेश से संबंधित जीआई टैग है। नागपुर का संतरा, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कश्मीर में पश्मीना शॉल को पहले से मिला था और हाल ही में
केसर को भी प्राप्त हो गया है जीआई टैग। हिमाचल प्रदेश का काला जीरा, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। इसी तरह उड़ीसा का कंदमान हल्दी और रसगुल्ला, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल पर पहले से ही रसगुल्ला चढ़ाया जाता है। इस आधार पर उड़ीसा वालों ने केस कर दिया कि भाई रसगुल्ला पर का जीआई टैग हमें मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला और दार्जिलिंग चाय, ये भी तो पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। बिहार का शाही लीची मुजफ्फरपुर जिले को, जर्दालू आम भागलपुर को, मगही पान यानी पटना वाले, सिलाओ का खाजा, कतरनी चावल आदि को मिला हुआ है। अब जानते हैं कि जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा। यह पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी वीपो के रूप में शामिल है। तो बौद्धिक संपदा जो आयोग क्या है नाम है इसका, वीपो ही ना नाम है, उसके बारे में कभी बताएंगे पूरा से। एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? WTO। यह गैट का पुरोगामी है, सॉरी इसके पुरोगामी गैट था। गैट के बाद में कौन आया? तो WTO आया, दोहा और माराकेश समझौते के बाद। पहले उरुग्वे राउंड की बात होती है, फिर दोहा में यह अस्तित्व में आ गया था। भारत में जीआई टैग का विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है, जो 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। जीआई टैग के लिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है एवं जीआई टैग का अधिकार मिल जाता है, जो मात्र 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। याद कीजिए, जब किसी पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तर के पार्टी का दर्जा मिलता है, उसकी वैलिडिटी कितना दिनों तक? 10 साल। और देश में जो आरक्षण है यह भी कितने दिनों के लिए मिलता है? एक बार में 10 साल। 47 नंबर, आर्थिक अपराधी निहाल मोदी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। आर्थिक अपराधी भारत में कितने हैं? अभी हाल ही में 3। कौन कौन जो भाग गए हैं? निहाल मोदी, नीरव मोदी नाम था उसका, सॉरी नीरव मोदी और विजय माल्या। तो यहाँ देखिए, तो आर्थिक अपराधी निहाल मोदी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से चर्चा में रहे इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन। कहाँ? तो फ्रांस में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, भारत में श्रम कानूनों पर प्रतिक्रिया से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना वर्साय की संधि के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। 49, किस भारतीय मूल के आविष्कारक को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने हेतु प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया है राजीव जोशी को। 50 नंबर, जल्द ही अपने नए संस्करण यानी 4.0 के लागू होने से चर्चा में रहे ई मार्केट क्या है? तो यह ई मार्केट, और इसकी स्थापना कब हुई? जब सरकारें जो विभाग होती हैं बहुत सारे सामान खरीदती हैं, सरकार ने क्या किया? पहले तो था कि भाई पहले आओ पहले पाओ, उसमें भाई भतीजावाद हो जाता था। सरकार ने ई मार्केट एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिसमें आप ऑनलाइन वह निविदा निकालती थी और जो उस निविदा को फिल करेगा वह सामान की आपूर्ति करेगा। तो उसका ये चौथा ही फेज शुरू किया गया है। सरकारी खरीद हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक सेवाओं के संदर्भ में चर्चा में रहे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है एवं इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में जब भाजपा सरकार आई थी तभी से लगी हुई है। सबसे पहले जो 99वां संविधान संशोधन था यही था, पास भी हो गया, सब कुछ भी हो गया, लेकिन राष्ट्रपति भी दस्तखत कर दिए, लेकिन जस्टिस केहर उस समय मुख्य न्यायाधीश न थे, लेकिन उनको दिया गया था और उन्होंने क्या कर दिया? इसको नल एंड वॉइड कर दिया कि यह संविधान के क्या है? जो मौलिक जो संरचना है उसके विपरीत है। तो भारत सरकार फिर से कोशिश कर रही है। उस समय कानून मंत्री थे जेटली साहब। तो यह संविधान में कब प्रावधान है? तो 312वां नंबर आर्टिकल में इसका प्रावधान है। और यह ऐसा नहीं है कि जब संविधान लिखा गया था उस समय था, नहीं, इसको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 1976 में इसको ऐड किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षा कारणों से किस दवा के क्लिनिकल ट्रायल पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन? जो वही दवा जो बहुत चर्चा में थी, क्या नाम था इसका? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन।
क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको दवा खाने से हार्ट अटैक होने की क्षमता बढ़ जाता है, कि हार्ट अटैक हो सकता है किसी रोगी को, इसीलिए इसके क्लिनिकल ट्रायल पर प्रतिबंध लगा दिया। या कहा यह भी जा रहा है कि यह भारत चीन विवाद के संदर्भ में है। देखते हैं क्या होता है। 53 नंबर, कोविड-19 के संदर्भ में चर्चा में रहे चीन की बैट वुमेन का क्या नाम है? यह नाम है सी झिंगली। क्यों? सी झिंगली। यह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डिप्टी डायरेक्टर है और इन्होंने कहा था कि हम लोग वहाँ पर जो बैट है यानी कि चमगादड़ पर प्रयोग कर रहे थे और इन्होंने बताया था कि बैट में जो वायरस मिला है वह और कोरोना में 99% सेम है। हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड यानी ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है? तो क्या नाम है इनका? मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, हाल ही में किन संस्थानों के द्वारा कोरोना वायरस के त्वरित टेस्ट के लिए आरटी लैंप तकनीक को विकसित किया गया है? तो क्या नाम है? CSIR और IIM तथा रिलायंस। क्लियर है? और 56 नंबर, यह पूरा का पूरा स्वदेशी तकनीक है। चंबा में सुरंग के उद्घाटन से चर्चा में रहे चार धाम परियोजना के तहत किन किन तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव है? चार धाम मतलब दो तरह के हम लोग के दिमाग में आता है। पहला चार धाम जो भारत में हम लोग जानते हैं, क्या नाम है? पश्चिम में द्वारका है, पूर्व में जगन्नाथ है यानी उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल, पश्चिम में यहाँ पर बद्रीनाथ उत्तराखंड में है और दक्षिण में क्या नाम है उसका? तो श्री श्रृंगेरी मठ है, यही नाम है उसका। लेकिन यह चार धाम कहाँ से? तो इसको कहा जाता है छोटी चार धाम और यह उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में कौन कौन? यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, और इन सबको आपस में 12मासी सड़क से जोड़ दिया जाएगा, इसलिए यह चर्चा में है। और चंबा सुरंग बनाया गया है जो कि घोड़े के नाल के आकार का है, लगभग 440 मीटर लंबा एक सुरंग है। 57 नंबर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2024-25 तक समग्र मत्स्य उत्पादन एवं प्रतिवर्ष औसत वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो भारत सरकार का क्या योजना है कि मत्स्य संपदा योजना मछली उत्पादकों के लिए समर्पित है। इसमें भारत सरकार कोशिश करेगी लगभग 20,000 करोड़ रुपया निवेश करेगी और इसका लक्ष्य है कि 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन 220 लाख मीट्रिक टन हो जाए और इसका औसत वृद्धि दर कितना है सालाना? तो 9%। भारत अभी वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल मत्स्य उत्पादन में तीसरे नंबर पर है, लेकिन पूरे समुद्री उत्पादन मिलाकर मत्स्य समेत दूसरे नंबर पर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, FAO के द्वारा रेगिस्तानी टिड्डों की चेतावनी जारी करने से चर्चा में रहे हॉर्न और अफ्रीका किन देशों के समूह को कहा जाता है? तो यह अफ्रीका का देश है। अफ्रीका में इस तरह का निकला हुआ है कोना है, उसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह रेड सी है, तो यहाँ पर एक छोटा सा जिबूती है, पूरा ये सोमालिया है, फिर आएगा आपको क्या नाम है इसका? इरिट्रिया और इथोपिया। क्लियर है? इथोपिया का बॉर्डर इस रेड सी से नहीं मिलता है और इथोपिया के कौन है? तो उनके प्रधानमंत्री को क्या मिला? तो इस बार का संयुक्त राष्ट्र संघ का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और जिबूती बहुत चर्चा में रहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहली बार चीन ने अपना विदेश में जो कोई सैन्य केंद्र बनाया वो कहाँ? तो जिबूती में बनाया था। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इन्होंने तार के एक पेड़ को अंडमान के अलावे अन्य जगह पर खोजा है। एक तार का पेड़ है, पाम पेड़ कहिए, जो केवल पहले अंडमान में ही मिलता था। लगभग यह इसकी संख्या 200 के पास है, लेकिन अब यह इनके ही क्षेत्र में मिला है। कहाँ? तो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिला है। कहाँ मिला है? तो तिरुवनंतपुरम में मिला होगा। 60वां नंबर क्वेश्चन, खबरों में यह शब्द अगाप्य चित्रा मगन। अगाप्य चित्रा मगन क्या है? तो यह एक RNA किट है जो कोविड-19 की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है। 61 नंबर, 9वीं शताब्दी के शिवालिक की प्राप्ति से चर्चा में रहा कौन? तो माईसन मंदिर। क्या नाम है? माईसन मंदिर। वहाँ पर 9वीं शताब्दी के शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। भारतीय आर्कियोलॉजी विभाग कहाँ? तो वियतनाम में खुदाई कर रही है और वहीं पर मिला है यह एक मंदिर, बहुत सारे मंदिर, उसका क्या नाम है? माईसन मंदिर। और यह कब बना था? तो 14वीं शताब्दी में। और कौन बनाए थे?
तो जो वियतनाम का क्षेत्र है उसको पहले चंपा क्षेत्र कहा। क्या नाम है? चंपा। तो चंपा के राजाओं ने बनाया था। पहले उस सब के सब हिंदू क्षेत्र थे। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर, उग्रवादियों के आत्मसमर्पण से चर्चा में रहे ऑपरेशन सनराइज में किन देशों की सेना शामिल है? तो दो। ऑपरेशन सनराइज का संबंध किससे है? तो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी से है। और इसमें कौन से दो देश हैं? तो भारत और म्यांमार की संयुक्त सेनाएं काम करती हैं। और क्या काम करती है? तो पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के उन्मूलन के लिए प्रयासरत है। और यहाँ पर जो क्या हो रहा है, तो म्यांमार, ढाका कहते हैं, थाईलैंड, म्यांमार और भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि कोलकाता टू कुमिंगतांग को जोड़ना है। लेकिन बीच में होता क्या है कि जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है वहाँ पर सड़क बनने नहीं देते हैं लोग, इसलिए भारतीय सेना और म्यांमार की सेना संयुक्त रूप से कार्रवाई करती है। 63, फसलों की जीनोटाइप पर शोध करने से चर्चा में रहे LGR PB 1121 सोनसाल, याद कीजिए, सोनसाल और बिंदली किस खाद्यान्न की प्रजाति है? तो यह धान से संबंधित है, धान के नाम है, वेराइटी है। 64, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है? तो इसका अध्यक्ष बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, या कहीं इसको ब्रिक्स बैंक। तो क्या नाम है इसका? मार्कोस त्रोयोजो। और यह कहाँ के? ब्राजील के। और पहले इसके पूर्व कौन थे? तो भारत के थे, नाम क्या था? कामत साहब थे। और अब उपाध्यक्ष कौन बना है? भारत का नाम क्या है? अनिल किशोर। कहाँ के है? भारत के। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। वहीं AIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, वह चीन का काम है, चीन का बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह बीजिंग में है। और इसका मार्केट जो शुरुआत किया गया था वह पूंजी उसमें कितना था? $100 बिलियन। और इसकी निर्माण करने की घोषणा कब हुई थी? तो फोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन। कब? तो 2014 में। कहाँ है फोर्ट एलिजा? तो ब्राजील में है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग से चर्चा में रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो फोर्टालेजा घोषणा। ये कहाँ? ब्राजील में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई। हाल ही में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा कॉलिंग ऐप, क्या नाम है, कैचअप को शुरू किया गया है? कैचअप तो फेसबुक ने किया है। फेसबुक का एक वर्चुअल करेंसी, क्या नाम उसका? लिब्रा। और संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा के लिए किन किन भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत दैग हैमर्सकोल्ड पदक प्रदान किया है? क्या नाम है? दैग हैमर्सकोल्ड पदक। तो मेजर रवि इंदर सिंह संधू, सार्जेंट लाल मनोत्रा तासेस, सार्जेंट रमेश सिंह, P जॉनसन बेग और एडवर्ड A PT को दिया गया है। तो इतना नहीं पूछेगा यह है कि दैग हैमर्सकोल्ड पदक क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र जो सेवा मिशन है उसके द्वारा दिया जाता है। जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं या वीरता का प्रदर्शन करते हैं उनको मिलता है। 68 नंबर, हाल ही में किस भारतीयों को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो वही नरेंद्र बत्रा। ये पहले क्या थे? तो हॉकी के अध्यक्ष थे और भारतीय ओलंपिक संघ के ये अध्यक्ष हैं अभी। 69 नंबर, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय को प्रारंभ करने के 21 वर्ष पूर्ण होने से चर्चा में रहे इस सैन्य अभियान का उद्देश्य क्या था? तो कारगिल पर पुनः नियंत्रण। क्यों? पहले क्या था, भारत पाकिस्तान में जब शीत का समय आता था, जिस समय बर्फबारी आरंभ हो जाता था, तो हाई एल्टीट्यूड के इलाकों को दोनों देशों की सेनाएं छोड़कर मैदानों में चली जाती थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? गद्दारी कर दिया और इसने पीछे जाने के बजाय भारतीय क्षेत्र पर ही अधिकार कर लिया। तो उसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था और कारगिल पर पुनः विजय प्राप्त किया। 70 सेबी द्वारा अशाही इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई से चर्चा में रहे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट GDR क्यों और किससे निर्गत किया जाता है? तो कंपनियों द्वारा विदेशों से पूंजी जुटाने हेतु इसको निर्गत किया जाता है। क्या नाम है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। और विदेश स्थित डिपॉजिटरी द्वारा अनिवासी निवेशकों को, डिपॉजिटरी यानी जो निवेशक होते हैं अनिवासी निवेशकों के द्वारा। 71 हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने भारत में 5G सेवाओं के विस्तार हेतु 35 से अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? इसका नाम है वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी। इसी तरह एलन मस्क की कंपनी कौन थी? उसका नाम था, क्या नाम था? टेस्ला। उसने क्या बनाया कि पूरी दुनिया में हम फ्री में नेटवर्क उपलब्ध करा देंगे।
स्टारलिंक परियोजना, उसमें 12,000 से अधिक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाएंगे। और 72 नंबर, RT लैंप आधारित कोरोना वायरस टेस्ट का विकास करने के लिए CSIR IIM ने किसके साथ साझेदारी की थी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने हाल ही में किसे दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और MD के रूप में चुना है? तो SN राजेश्वरी को चुना है। किसको? तो SN राजेश्वरी को। 74 नंबर, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, मूडीज, पुअर एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये सब क्या हैं? तो ये सब पूरी दुनिया के कंपनियों को, देशों को रेटिंग प्रदान करती हैं कि भाई तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, तुम तो गर्त में जाने वाले हो। तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 5%। और अंदाज क्या है कि जो एशिया का ग्रोथ रेट है वह इस बार क्या होगा? तो यह 0 होगा, कहीं निगेटिव में ही नहीं चल जाए। 75, मेवेन अंतरिक्ष यान का संबंध, क्या नाम? मेवेन का संबंध है किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो यह नासा से है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह मंगल ग्रह के वायुमंडल में 5 वर्षों के बाद प्रवेश किया है और वायुमंडल का इलेक्ट्रिक सिस्टम का नक्शा तैयार किया है। यहाँ देखिए फिर आ गया। अब 4 धाम जो परियोजना थी जिस पर चंबा में क्या बना था? सुरंग बना था, वह किस नेशनल हाईवे पर था? यह NH-94। निर्माणकर्ता कौन है? तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो भारतीय सीमा क्षेत्र हैं, भारत के सीमाई इलाके, या जो भारत के फ्रेंडली स्टेट से पड़ोसी देश हैं जैसे कि नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका आदि में जो BRO है यह सड़क भी बना देती है जाकर। तो इसने वहाँ पर सड़क बनाया है। और यह क्या है? यह तो यह 440 मीटर लंबा ये जो सुरंग है घोड़े के नाल के जैसा है। 77 नंबर, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और रोजगार के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइग्रेशन कमीशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 78, हाल ही में तमिलनाडु के वेलंकन्नी में फ्रेश वाटर फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, जो मछली है उसका नाम है पुंटियस सैनकटस। बहुत छोटा मछली है। और जो वेलकन्नी है क्या है? यह तीर्थ स्थल है। 79 नंबर में देखते हैं क्या है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2020 के दौरान भारत के क्रूड स्टील उत्पादन में कितने % की गिरावट आएगी? लगभग 65%। भारत अभी क्रूड स्टील के उत्पादन में कितने नंबर पर है? तो दूसरे नंबर पर। और यह घटकर कितना हो जाएगा? 3.315 मिलियन टन। सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है? तो चीन, 80। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी ESMA लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश। इसके अनुसार क्या है कि अक्टूबर तक वहाँ पर कोई भी कर्मचारी जैसे कि पुलिस, नौकरशाह, डॉक्टर, नर्सेज ये नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती हैं, ना ही ये हड़ताल कर सकती हैं। और करेंगी तो उनको 5 साल जुर्माना होगा, 5 साल तक जेल भेज दिया जा सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। 81 नंबर, भारत PPE बॉडी कवर यानी PPE क्या होता है? कुछ शरीर को ढकने वाला जो बॉडी होता है, कवर होता है, जो डॉक्टर लोग प्रायः पहनते हैं, उसकी बात हो रही है। बॉडी कवर निर्माण के मामले में विश्व में किस स्थान पर आ गया है? तो दूसरा। पहला कौन है? 82। हाल ही में किस संस्थान ने कार्सोजेनिक, याद कीजिए कार्सोजेनिक मतलब क्या होता है? कैंसर कारक एवं म्यूटेजेनिक मतलब एक कोरोना बदल रहा है यानी जो समय के साथ चेंज हो जाए, यौगिकों का पता लगाने के लिए एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, याद कीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म का विकास किया है। नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ? तो गुवाहाटी। 83 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो 23 मई को। क्या? तो वर्ल्ड टर्टल डे। और भारत में गहिर माथा बीच भीतरकनिका जो उड़ीसा में है क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर ओले रिडले टर्टल आकर अधिबारा करते हैं, मतलब एक साथ 10 लाख से अधिक कछुए आएंगे और एक साथ अंडा देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अधिबारा। 84 नंबर, हाल ही में RBI ने रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की है? तो 40 पॉइंट की। अब यह घटकर कितना हो गया है रेपो रेट? तो यह 3 समथिंग है, याद कीजिएगा, यह बदलते रहता है। हाल ही में किस देश ने कोरोना के खिलाफ हैच मिशन इनकम्प्लिस्ड की घोषणा की है? तो ये तुर्की ने किया है। इसे शासक कौन है? तानाशाह कहिए। नाम है रेसेप तय्यिप एर्दोगन और तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की क्या है? एशिया और यूरोप में दोनों में आता है। इस्तांबुल इसका सबसे बड़ा शहर है।
और भारत पर जो कश्मीर मैटर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत तीखे बयान देने में इनका भी नाम था। एक महाथिर मोहम्मद थे, वो जो मलेशिया के प्रधानमंत्री, वो तो हट गए, लेकिन ये भी बचे हुए हैं। 86 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देख लीजिए 22 मई। इसका थीम क्या था? आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। पहली बार यह 1993 में 29 दिसंबर को मनाया गया था। कब? 1993 में 29 दिसंबर, जो 2000 से 22 मई को मनाया जाता है। इसी दिन 1992 की को नैरोबी फाइनल एक्ट को चिन्हित किया गया था। नैरोबी फाइनल एक्ट को चिन्हित किया गया था। नैरोबी में क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है। कहाँ? तो नैरोबी। नैरोबी क्या है? तो कीनिया की राजधानी है। 87 हाल ही में त्रिपुरा की किस नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट में शामिल किया गया है? यानी कि इसमें इनलैंड वाटरवे की बात हो रही है। तो यह नदी नया है, नाम इसका गुमटी नदी, याद कीजिए गुमटी। 88 हाल ही में किस शहर ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट से युक्त चलता फिरता अस्पताल, यानी मोबाइल हेल्थ केयर कहिए, अस्पताल धन्वंतरी रथों को सड़कों पर उतारा है? नाम अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से जो सबसे प्रभावित शहर है वो पहला है मुंबई, उसके बाद नंबर आता है दिल्ली, और अहमदाबाद भी इसी केस में है। 89 हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित करने से चर्चा में रहे जगत जननी को लिखे गए पत्रों का संकलन वस्तुतः क्या है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपनी माता को लिखे गए पत्रों का संकलन है। क्या नाम इसका? जगत जननी। लिखने वाले कौन है? तो हार्पर कॉलिंस, इन्होंने संकलन प्रकाशित किया है। याद कीजिए, महत्वपूर्ण है। 90 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को किस नए नाम से नामकरण किया गया है? तो यहाँ देखिए, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का नया नाम तो केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राजमार्गों और सड़क के निर्माण हेतु किस संगठन से 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक। वहीं AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने भारत को कितना लोन दिया है? 1 बिलियन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग पे। 92 नंबर, 22वीं मीटिंग से चर्चा में रहे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो रघुराम राजन, जो उर्जित पटेल से पहले थे और अभी क्या है? तो यह IMF के क्या हैं? तो उसको समझाने वाले अर्थशास्त्री। इतना याद कीजिए। 93 नंबर, लद्दाख सीमा पर तैनाती से चर्चा में रहे चिनूक क्या है? आप एक देखते हुएगा हॉलीवुड की फिल्म में या भारत को अमेरिका ने हाल ही में दिया है, एक इस तरह का हेलीकॉप्टर रहता है, इसमें 2 पंखे होते हैं, दोनों इस तरह ऊपर लगे रहते हैं। जबकि सामान्य हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि उसमें एक पंखा यहाँ पर लगा रहता है बड़ा सा और एक यहाँ पर छोटा सा, लेकिन यह ऐसा हेलीकॉप्टर है। ये क्या है? तो हेवी वेट, यानी कि ये बहुत भारी भरकम सामान उठा ले सकता है, यह बहुत ही ऊंचाई पर उड़ सकता है और बहुत इसको पावर मल्टी रोल। यहाँ देखिए, एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है और इसके निर्माणकर्ता कंपनी बोइंग, कहाँ का? अमेरिका का। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि असम सीमा पर, चीन से लगते सीमा पर इसको तैनात कर दिया गया है। 94 हाल ही में चीन ने किस कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत चीनी सुरक्षा एजेंसियां क्या करेंगी? हांगकांग में अब अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और अब हांगकांग में विवाद चरम सीमा पर है। 95 नंबर, अन्य भाग में बाघों को स्थानांतरित करने से चर्चा में रहे चंद्रपुर। याद कीजिए, चंद्रपुर क्या है? एक परमाणु केंद्र भी है। यह किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। यहाँ कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तरुबा अंधेरी बाघ अभ्यारण्य। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत चीन सीमा विवाद पर टिप्पणी करने से चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस। ये क्या थे पहले? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। और जो भारत में इससे पहले NRI का जो हर 2 वर्ष पर एक जो समिट आयोजन किया जाता है भारत में, समारोह, उसमें ये भी आए हुए थे। और इस बार का कहाँ आयोजित किया गया था? 2019 वाला तो बनारस। क्यों? क्योंकि उस समय जो कुंभ होने वाला था इलाहाबाद में, उसी समय इलाहाबाद में लोग स्नान किए थे और बनारस में घूमे थे। उस समय वहाँ पर आयोजित भी हुआ था और बातचीत हुआ होगा, इन लोगों को सम्मानित किया गया होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, प्रवासी मजदूरों के विनियमन के संदर्भ में चर्चा में रहे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 किन संस्थानों या कॉन्ट्रैक्टरों पर लागू होता है?
जहाँ 5 या उससे ज़्यादा इंटर स्टेट प्रवासी मजदूर रहते हैं। यानी कि आजकल हम लोग टीवी पर जब से जो लॉकडाउन शुरू हुआ है क्या देखते हैं, पैदल ही लोग दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास से, महाराष्ट्र से, बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश के लिए पैदल ही चल निकले हुए हैं। यह कितनी बुरी बात है। तो उसी संबंध में यह आया है। अब क्या होगा, अगर कोई कंपनी जो दूसरे राज्य के प्रवासी मजदूर को रखेंगे तो वहाँ के राज्य से उनको अनुमति लेना होगा। 98, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने से चर्चा में रहे ट्विटर के सीईओ कौन है, तो जैक डोर्सी ट्विटर के सीईओ हैं और इन पर मुकदमा चलेगा। 99 नंबर, वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड क्या है, OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड। सुनने में तो इतना भयानक नाम लग रहा है, जैसे कि यह चीन ने शुरू किया हो। इस तरह के जो वन शब्द है यह तो चीन ही शुरू करता है। वन बेल्ट वन रोड, OBRO। यहाँ देखिए, यह वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा वन सन वन ग्रिड हेतु निविदा पत्र जारी किया गया है, जिससे यह चर्चा में है, जिसका नारा 2018 के देहरादून इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत को चीन के ओबोर यानी कि वन रोड वन बेल्ट या वन बेल्ट वन रोड परियोजना के जवाब में देखा जा रहा है, जिस कारण यह बहुत चर्चा में है। इसमें क्या है देखिए, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और पेरिस के लक्ष्यों को, यानी पेरिस में जो कन्वेंशन हुआ था उसकी बात हो रही है, को पूरा करने के लिए भारत द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम में। एवं इससे प्राप्त ऊर्जा को वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड के तहत जोड़े जाने का नारा दिया गया था। इस संदर्भ में इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए सलाहकार एवं विशेषज्ञों से रोड मैप, संस्थागत फ्रेमवर्क हेतु प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। सरकार के द्वारा इसमें 2 तरह ग्रिड बनाए जाएंगे। कौन कौन प्रस्तावित है, 2 ग्रिड। पहला ग्रिड जो इसके ईस्ट जोन यानी भारत के पूरब जाएगा, तो कौन कौन इसमें आएगा, तो म्यांमार, बर्मा, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसे देश आएंगे। वहीं इसके भारत के पश्चिमी वेस्ट जोन में जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों को शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है, तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है। 101 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 47,000 से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। देखने में कितना भयानक लग रहा है कि 47,000 नौकरी मिलेगा। इसका संबंध किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से। इसमें क्या है, महिंद्रा इस जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो प्राइवेट कंपनियों को बुलाया गया है कि आप कंपनी लगाइए और प्राइवेट जॉब दीजिए। 101 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया है। यानी क्या नाम है इसका, अखिल भारतीय, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 312 के प्रावधान 312 में है। और कब, तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत इसका प्रावधान किया गया था। क्लियर है। 102वां क्वेश्चन क्या है, बच्चों के द्वारा लिखी गई पुस्तक, बच्चों के लिए क्या नाम है, द इकाबोग। ये क्या है, पूरा वर्चुअल बुक है जो ऑनलाइन पढ़ने को मिलेगा। इसके रचनाकार का नाम बताइए, तो वही JK रोलिंग। कौन JK रोलिंग, तो हैरी पॉटर वाली। 103 नंबर, विश्व डुगोंग दिवस। इसको क्या कहा जाता है, डुगोंग को समुद्री गाय, क्योंकि यह शाकाहारी होती है और बहुत बड़ी, लगभग 10 कुंटल 1000 किलो का। और यह भारत के दक्षिण क्षेत्र यानी कि मन्नार की खाड़ी, कच्छ के रन ऑफ कच्छ के जो खाड़ी है उसमें मिलता है, और अंडमान निकोबार में, यानी कहा जाए को तो हिंद महासागर के गर्म जल और पश्चिमी प्रशांत महासागर के गर्म जल में मिलती है। और जो विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 मई को। यह संकटग्रस्त जीव है जिसका IUCN लिस्ट में इसका क्या है, तो वनरेबल यानी सुभेद्य इसका रैंक है भी। 104 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर हाल ही में एक चक्रवात आया था, उसका नाम क्या था, मंगा। याद कीजिए, मंगा। उसका क्या नाम था, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। क्यों, क्योंकि यह ट्रॉपिकल क्षेत्र के बाहर भी जाकर हिट किया था। 105वें नंबर क्वेश्चन, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वीर सावरकर के द्वारा। वीर सावरकर अभी बहुत चर्चा में है। पहले की सरकारों ने तो इनको गांधी जी का हत्यारा या क्या क्या नाम बताया था, लेकिन अभी की जो सरकार है इनके पक्षधर है। कभी सुनते हैं कि इनको भारत रत्न दे देगी, तो कभी कुछ। लेकिन एक बात है कि वीर सावरकर आज़ादी के समर्थक थे। वीर सावरकर ने उस समय आज़ादी की मांग, स्वराज की मांग की गई थी जब कांग्रेस तो अभी नरमपंथी थे। जहाँ कांग्रेस ने 1930 में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यह 1905 की बात है। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, कभी आराम से पढ़िएगा। मित्र मेला संगठन,
का संबंध किससे है? तो इन्हीं से है। ये दूसरी बात है कि जो काला पानी का सजा इनको मिला था, ये बहुत दिनों तक अंग्रेजों की चंगुल में रहे थे, वहाँ से बचना नामुमकिन था। तब क्या हो, इसलिए इन्होंने अंततः समझौता कर लिया है। जिंदगी रहेगी तब ना, लाखों पाए वाली बात थी। तो ये बाद में बाहर आ गए और इन्होंने उसके बाद में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। तो यह मई महीने का प्रमुख करंट अफेयर्स था। अगले बार मिलेंगे तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन में। तब तक धन्यवाद, और आशा करते हैं कि ये प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।